are having modules. मॉड्यूल लेना है. All of you take the modules and start solving questions from previous years body fluids and circulation. Level 4. उसके बाद प्लांट किंगडम भी आएंगे. रेडी? पेज नंबर 146 पे है ये. पेज नंबर 146. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम क्या करेंगे आज? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के प्रीवियस ईयर करेंगे, प्लांट किंगडम के करेंगे, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे. उसमें कोई डाउट रहा तो पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1. ए डायग्राम इज गिवन with labeling A to D. Identify the label and give its function. Labeling D क्या बता रहा है? देखिए यहां पर. Suppose this is the heart and this is given labeling D, and this one is labeling A, and this one is given B, and this one is C. अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? प्योरली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का नहीं बोल सकता मैं. इट इज कंबाइंड फ्रॉम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी नॉलेज है ना, बॉडी फ्लूइड्स टॉपिक भी पढ़े हैं, तब सॉल्व कर सकते हैं. एलिमिनेशन करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डी इज डॉर्सल एओर्टा. क्या डी डॉर्सल एओर्टा हो सकता है? डी क्या है बोलो? हाँ, पल्मोनरी आर्टरी है वो. यस, इट इज पल्मोनरी आर्टरी. थोड़ा यहां से बताना चाहिए. पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी है. एंड दिस वन इज लंग्स. ओके, डॉर्सल एओर्टा तो नहीं हो सकता डी. तो पहला ऑप्शन कट कर देना चाहिए, उतना ही पढ़ के कट कर देना चाहिए आप. सेकंड ऑप्शन है ए पल्मोनरी वेन. क्या ए पल्मोनरी वेन हो सकता है? हाँ, हो सकता है. लंग्स से वापस आ रहा है, ये लंग्स है, लंग्स से वापस आ रहा है. दैट मींस इट कैन बी पल्मोनरी वेन. पॉसिबल है, ये पल्मोनरी वेन हो सकता है. आगे क्या है? टेक्स इम्प्योर ब्लड. गलत. टेक्स इम्प्योर ब्लड बोल तो गलत हो गया. इट टेक्स प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इम्प्योर ब्लड नहीं. तो सेकंड ऑप्शन भी हट गया. ठीक है, थर्ड ऑप्शन. मतलब जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 4 ऑप्शन थे. ए ऑप्शन देन एंड देयर डिसीजन लेना चाहिए आप.
ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग हुआ? डॉर्सल एओर्टा बोल रहा है डी को। डी कैन नॉट बी डॉर्सल एओर्टा, है ना। ए ऑप्शन में क्या दिया था? डी इज डॉर्सल एओर्टा। क्या डी डॉर्सल एओर्टा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ए ऑप्शन हटा दिया मैं। और देन एंड देयर डिसीजन लेना चाहिए, इसको कट कर देना चाहिए, ऑप्शन हटा देना चाहिए, मार्क करना जरूरी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पेपर में हम मार्क कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से हटाएंगे ना ऑप्शन, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। जो एक दो रॉन्ग होते हैं बाय मिस्टेक, आंसर पता रहने के बाद भी रॉन्ग होते हैं, वो कम हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से एलिमिनेशन कर। बी ऑप्शन भी रॉन्ग कर दिया मैं, क्योंकि बी ऑप्शन में बोल रहा है ए इज पल्मोनरी वेन, यहां तक तो ठीक था। इम्प्योर ब्लड बोल रहा है, दैट्स वाई बी ऑप्शन भी हट गया है। अब सी ऑप्शन पे आए, बी इज पल्मोनरी आर्टरी। बी पल्मोनरी आर्टरी हो सकता है क्या? बोलो। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ यहां पे इतना लिखा है बी पल्मोनरी आर्टरी नहीं हो सकता, बी इज एरोटा, इसलिए सी ऑप्शन भी हट गया। अब राइट होना तो डी ऑप्शन ही होना। क्या दिया है? डी। सी इज वेना केवा। वेना कावा टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द राइट ऑरिकल, PCO2 45 mm Hg। सी इज वेना कावा है, वेना कावा सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। अब मेंशन तो नहीं किया सुपेरियर या इंफेरियर, ओके, वेना कावा तो सही है। सी इज वेना कावा, और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 45 mm Hg। दिस इज राइट, डी ऑप्शन। इस तरीके से आप करो क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा राइट होते हैं ऐसा करेंगे तो, एलिमिनेशन करेंगे तो। डेफिनेटली पूरा पेपर अगर हम देखेंगे 90 क्वेश्चंस, जहां पे लॉन्ग ऑप्शंस होते हैं ना, अब ये लॉन्ग ऑप्शंस थे, लॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, वहां पर तो आप इस तरीके का रूल 100% फॉलो करना ही करना। ओके, शॉर्ट ऑप्शन थे वन वर्ड के, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं करे तो भी चल जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन एक साथ दिखते रहते हैं आपको। बट लॉन्ग ऑप्शन में तो एक ही रूल हम करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन, और रॉन्ग ऑप्शन हटाते जाएंगे, राइट ऑप्शन सामने आ जाएगा आपके। ठीक है, और ये करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना, एलिमिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस अराउंड 30-35 क्वेश्चन जो है इस तरीके के होते हैं लॉन्ग। कई स्टूडेंट जो है डायरेक्टली करने जाते हैं उनको, और डायरेक्टली करने जाके जो है रॉन्ग हो जाते हैं। 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए तो बहुत बड़ा लॉस है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए अब ये PQRST इज गिवन, व्हाट इज P वेव रिप्रेजेंट। अब ये क्वेश्चन में एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज P वेव? व्हाट इज P वेव? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अट्रिया। सीधा ढूंढे कहां है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अट्रिया, लगा दिया आंसर। ठीक है, हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं करना है। अब यहां पे सीधा P वेव, आपको सबको मालूम है P वेव मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अट्रिया, या डिपोलराइजेशन ऑफ द अट्रिया, या एक्साइटेशन ऑफ द अट्रिया, चलेगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, person with AB is considered as universal recipient because he has why AB blood group is called universal recipient? AB is called universal recipient, the reason, standard reason क्या है? रेसिपिएंट के हम क्या देखते हैं? एंटीबॉडीज देखते हैं। रेसिपिएंट के क्या चेक करते हैं हम? एंटीबॉडीज। एंड AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, डोनर के एंटीजन चेक करना होता है, रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज चेक करना होता है, एंड देयर इज नो एंटीबॉडीज हियर। इफ देयर इज नो एंटीबॉडी, डेफिनेटली इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो ऑप्शन में ये एक्सप्लेनेशन है,
there is no antibody, that's why it is universal recipient. O is called universal donor because no antigen. अब ये मत बोलो आप, ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज बोथ एंटीजेंस, ही हैज बोथ एंटीजन। वो क्या रीजन हो सकता है? तो ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें एंटीबॉडीज का डिस्कशन रहना, एंटीबॉडीज का डिस्कशन रहना। और कौन सा ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में चाहे वो बोथ एंटीजन्स हैं लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है, या एंटीजन छुप ऐसे दिया है, वो छुप दिया है एंटीजन। एंटीजन नहीं देखते हम रेसिपिएंट के साइड, डोनर के देखना होता है एंटीजन, रेसिपिएंट के देखना होता है एंटीबॉडी। फॉर द सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फॉर द कंपैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोनर्स एंटीजन शुड नॉट मैच विद रेसिपिएंट एंटीबॉडी। ए ऑप्शन ले लिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स अफेक्ट द हार्ट रेट? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और सिंपैथेटिक नर्व्स हम पढ़ेंगे आगे भी मंडे की क्लास में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप देख लो। तो ये ब्रेन के अंदर होता है मेडुला, करेक्ट, एंड दिस हार्ट is connected to the medulla through ANS, यहां पे मैं ऐसे लिख देना चाहिए, यहां पर ANS है और ANS से कनेक्टेड है 2 नर्व्स। मेडुला है, मेडुला कनेक्टेड टू ANS कनेक्टेड टू द हार्ट। ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हार्ट। और एक बार बोल रहा हूं, ब्रेन का जो मेडुला है, मेडुला इज कनेक्टेड टू ANS इज कनेक्टेड टू 2 टाइप्स ऑफ नर्व। एक नर्व है सिंपैथेटिक नर्व, एंड वन मोर नर्व इज देयर पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। अब यहां पर क्या है, ANS इज एक्टिवेटेड, व्हेनेवर ANS इज एक्टिवेटेड इमरजेंसी सिचुएशन में ANS take the decision. Sometime heartbeat goes up and sometime heartbeat slows down. ठीक है, जब हार्टबीट फास्ट हो रहे हैं that condition is called tachycardia, faster heartbeats, और जब स्लो चल रहे हैं हार्टबीट bradycardia. Whether parasympathetic nerve slows down heartbeat or stop heartbeat? स्लोज डाउन है ना। तो ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कनेक्टेड टू द हार्ट बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। दिस सिंपैथेटिक नर्व को हम बोलना चाहिए कार्डियक एक्सेलरेटर बोलेंगे इसको, हार्टबीट बढ़ा देगा वो, इसलिए एक्सेलरेटर। और इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व को क्या बोलेंगे? कार्डियक डिसेलरेटर मतलब स्लोज डाउन हार्टबीट। तो हार्टबीट कब अप जा रही है, फास्ट कब हो रही है? टैकीकार्डिया में। टैकीकार्डिया कब हो रहा है? सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेट होंगे। सपोज ए पर्सन सीज ए लॉयन और ए टाइगर और ए स्नेक इन फ्रंट ऑफ हिम, इमीडिएटली हिज हार्टबीट गोज अप, है ना। तो जैसे ही हार्टबीट बढ़ रहे हैं तो सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से बढ़ रहे हैं फियर कंडीशन में। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आफ्टर हैंडलिंग द सिचुएशन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैंडलिंग द सिचुएशन। और लॉयन को देखिए, बहुत हार्टबीट फास्ट हो गए, फिर भाग गए आप, थोड़ी देर के बाद, एक 15-20 मिनट के बाद हार्टबीट स्लो हो गए फिर, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, 2021 में आप नीट का रिजल्ट देखेंगे, तो नीट का रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट देखने से पहले सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट हो गए, हार्टबीट बहुत फास्ट हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद हार्टबीट स्लो हो जाएंगे, स्टॉप नहीं, स्लो हो जाएंगे।
पैरा सिंपैथेटिक नर्व्स। अगर हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी हार्ट बीट, तो कार्डियक आउटपुट भी स्लो हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा यहां पर? डिक्रीज। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करना चाहिए, और यहां पे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज बोलना चाहिए। और कभी कभी तो इतना ज्यादा डर लगता है ना, सिंपैथेटिक नर्व्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और उधर से एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेडुला से एड्रीनलिन भी रिलीज हो जाता है। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन भी इंक्रीज करता है हार्ट बीट। ठीक है, एड्रीनलिन कैन आल्सो इंक्रीज हार्ट बीट इन फियर, फाइट, फ्लाइट। किसी से लड़े हैं आप, कभी फाइट करें, फियर, किसी से डर गए, फियर, फाइट है, फ्लाइट है, जंप करें, तो ये सारे सिचुएशन में हार्ट बीट अप हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन। तो सिंपैथेटिक नर्व, एड्रेनालिन बोथ आर सिनर्जिस्टिक एक्शन। सिनर्जिस्टिक मतलब दोनों सेम काम कर रहे हैं, हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। इवन एड्रेनालिन कैन आल्सो इंक्रीज हार्ट बीट। ठीक है, अब एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, ये याद रखो। एग्जामिनर डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्व का फंक्शन नहीं पूछेगा ना, बहुत सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। यहां तो स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट दिया है ये क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादातर एग्जामिनर सिचुएशन देंगे। ये पर्सन इज ऑन 10th फ्लोर एंड द बिल्डिंग इज ऑन फायर एंड ही हैज टू जंप फ्रॉम 10th फ्लोर, है ना। तो दैट टाइम which nerves are activated, sympathetic or parasympathetic? sympathetic nerves। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स इन, एरिथ्रोपोएसिस स्टार्ट्स कहां पे स्टार्ट होगा? अगर यहां पे कोई रेड बोन मैरो लिए तो गए, रेड बोन मैरो, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं है कि एरिथ्रोपोएसिस आकर्स इन, क्योंकि ऑप्शन में बोन मैरो भी है और लीवर भी है, स्प्लीन भी है, सपोज योक सैक भी है, तो एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट है। ये स्टार्ट कहां पे स्टार्ट होता है? तो यहां पे ऑप्शंस में लीवर एक है, रेड बोन मैरो एक है, स्प्लीन एक है, किडनी एक है। तो सबसे पहले तो योक सैक लेना चाहिए, योक सैक नहीं है ऑप्शन में। एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन योक सैक, योक सैक इज ए फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन होता है, तो यहां पे योक सैक तो नहीं है, इसलिए मैं लीवर ले रहा हूं। लीवर से पहले मैं ले सकता था योक सैक, लेकिन योक सैक नहीं है ऑप्शन में, करेक्ट है, तो लीवर ले लिया आंसर। नेक्स्ट, हाँ, अच्छा पहले लीवर में क्यों होता है? पहले तो सबसे पहले कहां होता है बोला मैं? योक सैक। देखो, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े हैं ना, वहां पे फर्स्ट ऑर्गन विच इज फॉर्म्ड इज हार्ट। जब हार्ट है तो बोन मैरो नहीं है ना अभी, तो बोन मैरो, वेयर ब्लड फॉर्मेशन आकर बोन मैरो, जनरल क्वेश्चन, वेयर ब्लड फॉर्मेशन आकर बोन मैरो, लेकिन फीटस में तो बोन मैरो नहीं है अभी। फर्स्ट ऑर्गन हार्ट बन चुका है, हार्ट से पहले ब्लड बनना, और ब्लड कहां बनाएंगे? योक सैक में बनाएंगे। ये स्टार्ट सीन की है, कहां पे स्टार्ट हुआ था? योक सैक में स्टार्ट हुआ था, बाद में योक सैक के बाद लीवर में भी हुआ, बाद में स्प्लीन में भी हुआ, बाद में बोन मैरो में भी हुआ। यस, लीवर के फंक्शंस है ना, बहुत सारे हैं लीवर के फंक्शन। वन ऑफ द लीवर फंक्शन इन अर्ली फीटल लाइफ इज ब्लड फॉर्मेशन। आफ्टर बर्थ नहीं होता लीवर में ब्लड फॉर्मेशन, ये फीटस की बात हो रही है। नेक्स्ट, ये तो कर लेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन बोल सकते हैं क्या? सीरम में तो फाइब्रिनोजन ही नहीं है, पहला ऑप्शन चले गया,
कट कर दीजिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी, गलत, ये भी आरबीसी नहीं आना चाहिए, आरबीसी नहीं आना चाहिए। राइट आंसर मत ढूंढो, बेस्ट मेथड है बायो में, राइट आंसर मत ढूंढो आप, रॉन्ग आंसर्स हटाते जाओ, ज्यादा सही होंगे। लिम्फ इज इक्वल टू आरबीसी बोल सकते हैं क्या? लिम्फ में तो आरबीसी नहीं है, हटा दो ऑप्शन, वो कट कर दीजिए। फिर ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेट, यस दिस इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ऐसा लिख सकता हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते आप, दिस इज रॉन्ग। करेक्ट क्या है, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसी लिखते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूरे हटा देना चाहिए तब प्लाज्मा होगा, दिस इज राइट। तो ये तो ऑप्शन नहीं दिया है, करेक्ट। और सीरम इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर लिखना, ठीक है। लिम्फ इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, है ना। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन हार्ट इज मैक्सिमम, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है, whether it is in joint diastole or whether it is in atrial systole or ventricular systole, एओर्टा में ज्यादा रहना चाहिए प्रेशर, बहुत ज्यादा रहना चाहिए। कब रहेगा एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फोर्सफुल्ली, दैट टाइम एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। एओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होगा, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल ही इसलिए क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है इट इज थिकेस्ट, मस्कुलर वॉल इट इज वेरी थिक, सो इट कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली, सो दैट वेंट्रिकल से जो भी ब्लड है वो एओर्टा में फ्लो हो जाएगा। सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल लेना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following animal has two separate circulatory pathways? एक ऑप्शन है लीजर्ड, वेल, सी ऑप्शन क्या है, शार्क है, डी ऑप्शन फ्रॉग है, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, व्हाट इज मीन बाय टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, पहले वो बताओ मेरे को। Two separate circulatory pathways means oxy blood and deoxy blood are flowing separately. They are not mixing. थ्री चेम्बर्ड हार्ट में क्या होता है ना, टू अट्रियम एंड वन वेंट्रिकल रहने से दोनों डीऑक्सी और ऑक्सी ब्लड मिक्स हो जाते हैं। दैट्स वाई देयर इज नो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज, क्योंकि दोनों ब्लड मिक्स हो गए। Two separate circulatory pathways means deoxy and oxy blood should not mix. And in which heart deoxy and oxy blood are not mixing? फोर चेम्बर्ड हार्ट में। अब यहां पे फोर चेम्बर्ड हार्ट किसमें है जरा बोलो, लीजर्ड एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब आप बोलेंगे लीजर्ड के हार्ट के चेम्बर्स भी याद रखना क्या, एनिमल किंगडम चैप्टर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बॉडी फ्लूइड्स प्लस एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम अभी तो हम नहीं पढ़े, वहां पे मालूम होता आपको लीजर्ड एक रेप्टाइल है एंड दे आर हैविंग थ्री चेम्बर्ड हार्ट,
वेल एक मैमल है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है। शार्क एक फिश है, 2 चेम्बर्ड हार्ट है। फ्रॉग एक एम्फीबिया है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है। सो राइट आंसर यहां पे वेल, क्योंकि 4 चेम्बर्ड है तो दे आर नॉट मिक्सिंग डीऑक्सी एंड ऑक्सी। क्रोकोडाइल भी देते तो लेते थे हम यहां पर, क्रोकोडाइल भी चलेगा, ह्यूमन चलेगा, मैमल चलेगा, मंकी चलेगा, कौन सा भी चलेगा, मैमल्स रहना चाहिए। डॉल्फिन चलेगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट, doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. Second sound is heard when, second sound कौन सी होती है, dub. Second sound is dub. When this second sound dub is produced, when semilunar valve closes. जब semilunar valve close हो जाता है, when semilunar valve closes, during that time it produces second heart sound dub. ठीक है, देखो 9 क्वेश्चंस कर लेते आए हम। 9 क्वेश्चंस, ये इन सब के आंसर जो है एनसीईआरटी में मिल जाएंगे डायरेक्ट। एंड सम क्वेश्चन कैसे हैं, 2 चैप्टर से मिक्स होके आ रहे हैं, ब्रीथिंग बॉडी फ्लूइड मिक्स होके आ रहे हैं, एनिमल किंगडम बॉडी फ्लूइड मिक्स होके आ रहे हैं। बाहर से तो क्वेश्चन नहीं जा रहा, समझे। हम बाहर का पढ़ के परेशान होते हैं, और बाहर का पढ़ेंगे तो भी क्या पढ़ेंगे भाई, बाहर का पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कौन सी मेडिकल की फिजियोलॉजी ला लेंगे क्या? हाँ, फिजियोलॉजी की बुक लाके वो भी नहीं पढ़ सकते। ऐसा है प्रॉब्लम बच्चों के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, इन मैमल विच ब्लड वेसल नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। अब ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं ना, ये एक्सक्रीशन प्लस बॉडी फ्लूइड से मिक्स है। यूरिया सबसे ज्यादा कहां होता है बोल तो, अब बॉडी फ्लूइड में तो नहीं लिखा, लेकिन जब आप एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां लिखा हो रहता, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, ऑकर्स इन लीवर। यूरिया फॉर्मेशन ऑकर्स इन लीवर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH2CONH2, मतलब 2 अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल combine and form 1 urea. How urea is produced बोल दो, 2 ammonia plus 1 carbon dioxide, and the process of urea formation in liver is called ornithine cycle बोलते हैं इसको, ornithine cycle। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है लीवर में, ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके एक यूरिया बनाते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CONH2। ओके, अब लीवर है, लीवर में बना यूरिया, लीवर में बना यूरिया, लीवर में बनने के बाद लीवर से एक ब्लड वेसल बाहर आएगी विच कैरी यूरिया, हाईएस्ट यूरिया। समझे, यूरिया फॉर्मेशन कहां हुआ, लीवर में। अब बन के बाहर तो निकलेगा ना, एंड विच ब्लड वेसल इज कमिंग आउट ऑफ द लीवर, हेपाटिक वेन, हेपाटिक वेन। हेपाटिक आर्टरी तो नहीं हो सकता, आर्टरी मीन्स इट एंटर्स इनटू द ऑर्गन, आर्टरी मीन्स एंटर्स इनटू द ऑर्गन अदर देन हार्ट। हार्ट में नहीं जाता है आर्टरी, सारे ऑर्गन के अंदर जाते हैं आर्टरी। आर्टरी हार्ट से बाहर निकलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी इज कमिंग आउट ऑफ द हार्ट। ठीक है, वेन क्या है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द लीवर, इट इज हैविंग डेफिनेटली हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया। सो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन हेपाटिक वेन। अब चलो ये क्वेश्चन आ गया, सो है, अब एग्जाम में ये आया तो वेयर डू यू फाइंड द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया? हमेशा हेपाटिक ही बोलो, हेपाटिक आर्टरी, हेपाटिक वेन, कोई लॉजिक लग रही नहीं, तो अब क्या बोलेंगे? तो हेपाटिक आर्टरी में नहीं बोल सकते अब, क्योंकि हेपाटिक आर्टरी तो लाकर दे रहा है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो यूरिया बना के
बाहर भेज रहा है. So where blood is filtered usually? Kidneys. किडनी में ब्लड फिल्टर होगा. So this hepatic artery हार्ट को जाएगा पहले, फिर हार्ट से किडनी को आएगा, बिकॉज किडनीज आर द फिल्ट्रेशन यूनिट्स. ब्लड को फिल्टर करना है तो किडनी में ब्लड फिल्टर हो गया, और किडनी से एक ब्लड वेसल बाहर जा रही है which carries filtered blood, which carries out filtered blood. And what is the name of this blood vessel? Renal vein. Renal vein, it is coming out of the kidney, and definitely blood purify होके निकला होगा, free from urea. यूरिया नहीं है उसमें. हाँ, यूरिया नहीं है. बच्चे बोले सर रीनल वेन में ऑक्सी ब्लड होता है या डीऑक्सी ब्लड होता है? All vein carry deoxy blood except pulmonary vein. All veins carry deoxy blood except pulmonary vein. Pulmonary vein carry oxy blood. पढ़े हैं ना? तो रीनल वेन है मतलब ये डीऑक्सी ब्लड ही होगा. हाँ, लेकिन ये फ्री फ्रॉम यूरिया, क्योंकि ब्लड में जितना भी यूरिया था किडनी निकाल लेगा, फिर वाटर में डिसॉल्व करेगा, यूरिन बन जाएगा. ठीक है. किडनी के अंदर क्या है? यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, एंड देन यूरिया डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्मिंग यूरिन. तो आप बोलिए वेयर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया? हेपेटिक वेन इज हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया. एंड वेयर इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया? रीनल वेन में सबसे कम परसेंटेज, लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया, लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया. हाँ बिल्कुल रहेगा. कौन सा? रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी तो ब्लड ला कर दे रहा है ना फिल्टर करने के लिए. रीनल आर्टरी मीन्स इट इज एंटरिंग इनटू द किडनी. रीनल वेन कमिंग आउट ऑफ द किडनी. स्टार्टिंग कहां पे बना? सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा? यूरिया सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा? तो जहां पे उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे सबसे ज्यादा रहेगा, वेरी क्लोज टू द लीवर. हेपेटिक वेन में सबसे ज्यादा रहेगा. रीनल आर्टरी में भी रहेगा यूरिया, जरा सा कम हो जाएगा वहां पर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होते आ रहा है ना हर जगह से. नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है. ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, बीपी इन पल्मोनरी आर्टरी. बीपी इन पल्मोनरी आर्टरी इज, पहला ऑप्शन है सेम एज दैट इन एओर्टा, सेम एज दैट इन एओर्टा. क्या एओर्टा के बराबर होता है बीपी? मोर देन कैरोटिड, मोर देन दैट इन कैरोटिड. कैरोटिड से ज्यादा होता है क्या? मोर देन पल्मोनरी वेन, मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन. लेस देन वेना कावा, लेस देन वेना कावा. ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इधर. थोड़ा सा आइडिया हम ले लेना क्वेश्चन. पहले तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एक राउंड में ऐसा आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सोचना है. पल्मोनरी आर्टरी मतलब राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, थोड़ा सा सोचना आप ऐसा ड्रॉ करके. ये लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा निकल रहा है. ठीक है. सेम एज दैट इन एओर्टा बोल सकता हूं क्या मैं? पल्मोनरी आर्टरी में भी उतना ही बीपी, एओर्टा में भी उतना ही बीपी? नहीं हो सकता ऐसे. क्यों नहीं हो सकता? लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल बहुत ज्यादा थिक होता है, because it pumps blood with high pressure so that blood travels to all body parts.
और जो टारगेट दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी का टारगेट है, इट हैज टू कैरी ब्लड ओनली अप टू लंग्स, और एओर्टा का टारगेट है इट हैज टू कैरी ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो किसका बड़ा टारगेट है? एओर्टा का टारगेट ज्यादा है, तो एओर्टा में प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ना। दो रीजंस बताया मैं आपको। लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल बहुत थिक होता है, बिकॉज ऑफ दैट जो प्रेशर रहेगा एओर्टा में ग्रेटर रहेगा। सेम तो नहीं बोल सकता मैं ये, तो इसलिए ए ऑप्शन हट गया। बचा बी ऑप्शन देखेंगे। मोर देन दैट इन कैरोटिड। ओके, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या नेक में से पास हो रही है, नेक से पास होके इट इज सप्लाइंग ऑक्सी ब्लड टू द ब्रेन। कैरोटिड आर्टरी सप्लाइंग ऑक्सी ब्लड टू दी ब्रेन। अब बच्चे बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी भी आर्टरीज है, कैरोटिड आर्टरी भी आर्टरीज है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का टारगेट है इट हैज टू कैरी ब्लड ओनली टू द लंग्स। कैरोटिड आर्टरी आर द ब्रांच ऑफ एओर्टा। कैरोटिड आर्टरी कहां से निकलेगी? एओर्टा तो नेशनल हाईवे है, मेन रोड है वो, नेशनल हाईवे, उसके ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जा रही है नेक में, एक ब्रांच जा रही है किडनी को, एक ब्रांच जा रही है इंटेस्टाइन को, एक ब्रांच जा रही है लीवर को, हर जगह जा रहे हैं इसके ब्रांचेस। तो कैरोटिड आर्टरी मतलब नेक से पास हो रही है, नेक से पास होने के लिए कैरोटिड आर्टरी कहां से ओरिजिन हो रही है? ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम एओर्टा। ऑल आर्टरीज ओरिजिनेट फ्रॉम एओर्टा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है ना बहुत छोटी है, कहां से? यहां से निकलना है राइट वेंट्रिकल से, लंग्स को जाना है। लंग्स कहां है? वेरी क्लोज टू द हार्ट, दोनों भी चेस्ट एरिया में है, तो कैरोटिड आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, बिकॉज इट इज अ ब्रांच ऑफ, डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा। एओर्टा इज हैविंग हाईएस्ट प्रेशर, कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेशर ज्यादा है, बिकॉज इट इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा। और ऐसे भी सोच सकते हैं ना, कैरोटिड आर्टरी मींस इट इज मूविंग अप, मूविंग डाउन इज वेरी इजी, मूविंग डाउन इज इजी, मूविंग अप इज वेरी हार्ड, डिफिकल्ट। मूविंग अप जाना है मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है, तो प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए, लो प्रेशर तो नहीं चलता। बी ऑप्शन भी हट गया। सी ऑप्शन मोर देन दैट इन पल्मोनरी वेन। ओके, वेन में प्रेशर कम होता है, आर्टरी में ज्यादा होता है, ये तो सबको मालूम है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ही दिख रहा है, फिर भी हम जो है डी ऑप्शन भी देख लेंगे। लेस देन वेना कावा। वेना कावा, वेना कावा जो है, जो ब्लड लाके देता है ना, बहुत मुश्किल से लाके देता है, बहुत मुश्किल होती है इसको वेना कावा, क्योंकि प्रेशर बहुत कम है। वेना कावा इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स, अपर पार्ट्स, अपर पार्ट से तो ला ले सकते हैं, लोअर पार्ट से लाना बहुत मुश्किल है ना, बहुत कम प्रेशर हो जाता है। वेना कावा इज ए टाइप ऑफ वेन एंड वेन्स हैव लेस प्रेशर। सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक वेन पढ़े नहीं? वेना कावा इज ए सिस्टेमिक वेन, तो समझ लीजिए वेना कावा में प्रेशर कम है। तो वेना कावा में प्रेशर कम है ना, तो प्रेशर कम रहने की वजह से वहां पे वैल्व्स हैं। इंफीरियर वेना कावा इज हैविंग वैल्व्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ऐसे ब्लड ऐसा ऊपर जाते रहता, जाते रहता, जाते, नीचे भी आ सकता हो, उसको रोकने के लिए क्या है? वैल्व्स हैं, अंदर लगे हुए वैल्व्स हैं, सिर्फ ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा में ऐसा भी होता है क्या कभी कभी ब्लड नीचे जा रहा है इंफीरियर वेना कावा से? इंफीरियर वेना कावा से सिर्फ ब्लड ऊपर ही जाना है, एंड इट इज लो प्रेशर, हाई तो नहीं होता। तो इसलिए बच गया एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट है। ये मुश्किल था क्वेश्चन। आगे का 12th क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लेंगे। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कॉजेस क्लॉटिंग डिसऑर्डर, थ्रोम्बोसाइट। सीरम का तो आप आराम से कर लेंगे,
सीरम इज विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, आराम से कर लिए। हेपाटिक पोर्टल वेन कल ही बताया मैं, हेपाटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, इंटेस्टाइन से लीवर जाना है या लीवर से इंटेस्टाइन जाना है, इंटेस्टाइन से लीवर जाना है। एंड 15 तो कल करें हम क्वेश्चन, 16 आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया, देखिए अब आ जाइए प्लांट किंगडम की तरफ। प्लांट किंगडम में पेज नंबर 20 है, ये पेज नंबर 20। देखो यहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कितने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि प्लांट किंगडम इज ए चैप्टर हैविंग आइदर कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल और डायग्राम, तीन ही चीजें हैं, या तो कैरेक्टर पूछो, या तो एग्जाम्पल पूछो, या तो डायग्राम पूछो। एग्जाम्पल बहुत आसान हो जाता, डायग्राम भी आसान हो जाएगा, तो कैरेक्टर ज्यादा पूछ रहे हैं। देखो आप इसमें आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, Chlamydomonas, statement 1, Chlamydomonas exhibit both isogamy and anisogamy. Yes, Chlamydomonas, some species of Chlamydomonas show isogamous and some species show anisogamous. ये राइट है, मिल जाएगा नोट्स में। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, isogametes are similar in structure, function and behavior. Isogametes जो होते हैं they are similar in everything, motility same, flagella same, size same, shape same, है ना सब। नेक्स्ट सी ऑप्शन, अनआइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। अगर यहां पे सी ऑप्शन ऐसे ही पढ़ के आप सेलेक्ट कर लिए तो मुश्किल है, डी ऑप्शन भी पढ़ना। आइसोगैमेट्स, अनआइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर। ठीक है, थोड़ा सा इनकरेक्ट दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर वही बोल रहा हूं ना, अगर सी ऑप्शन पढ़ के आंसर ले लेंगे तो मुश्किल है, डी ऑप्शन क्यों नहीं पढ़े फिर? डी ज्यादा रॉन्ग होगा, ज्यादा भी रॉन्ग हो सकता है, एक करेक्ट हो सकता है, एक ज्यादा करेक्ट हो सकता है, ऐसा भी होता है। अनआइसोगैमेट्स बोलते हम क्या बोले, अभी भी बुक में की लाइन निकाल के देख सकते हैं। अनआइसोगैमेट्स मींस इट इज ए कंडीशन वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट डिफर इन साइज, साइज अलग अलग होता है। ओके, फ्लैजेला प्रेजेंट इन बोथ। तो कई बच्चों को सी लगेगा आंसर, एंड दे टेक सी ऑप्शन, लेकिन जब आंसर की आएगी तो डी भी दिखेगा, बहुत ज्यादा रॉन्ग है। इन oomaicities फीमेल गैमेट इज स्मॉल, गलत। oomaicities में फीमेल गैमेट लार्जर होना चाहिए। oomaicities आल्सो कॉल्ड oogamous, ठीक है, स्मॉलर बोला है। oomaicities फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, गलत, लार्जर बोलना था। मेल गैमेट इज लार्जर बताया है, वो तो बहुत ही ज्यादा रॉन्ग हो गया है ये, तो डी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या ले लिया आप क्वेश्चन नंबर 3 में, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए, क्या करना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला स्टेटमेंट क्या है, इन लिवरवर्ट, मॉजेस एंड फर्न गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग,
गैमेटोफाइट फ्री लिविंग किसमें हो सकता है? लीवर वर्ड्स में, मॉजेस में, फर्न्स में। ये तो बिल्कुल सही है, फर्न्स में भी फ्री होता है ना। नॉट फ्री इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। याद आया? गैमेटोफाइट डू नॉट हैव independent existence in case of gymnosperm and angiosperm. It is free in bryophyta and pteridophyta. ब्रियोफाइट मतलब लीवरवर्ट्स और मॉजेस हो गए ना। दूसरा स्टेटमेंट, जिम्नोस्पर्म एंड फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। सम फर्न्स, देखो सम फर्न, जिम्नोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस एंड सम फर्न्स आर हेटेरोस्पोरस। बिल्कुल राइट है, ये भी राइट हो गया। Sexual reproduction in Fucus volvox albugo is oogamous. Sexual reproduction in volvox Fucus albugo is oogamous. यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है अल्ब्यूगो के साथ। अल्ब्यूगो तो हम नॉलेज यूज करना। अल्ब्यूगो कम अंडर विच ग्रुप? फाइकोमाइसिटिस ग्रुप। फाइकोमाइसिटिस में बुक में क्या लिखा था बोल के इमेज आना आपके सामने। Phycomycetes member, they can grow in aquatic habitat, they can grow on decaying twigs, and they produces a planospore, sporangiospore, sometimes zoospore. And sexual reproduction आकर भाई 3 कंडीशन, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, oogamous। अल्ब्यूगो में oogamous होगा बोल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बुक में तो ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया oogamous का एग्जाम्पल अल्ब्यूगो बोल के, लेकिन फाइकोमाइसिटिस में लिखा है। इतना एनालाइज करना है, मतलब स्टेटमेंट सी भी राइट हो रहा है। स्टेटमेंट डी, स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर एलाबोरेट देन इन मॉजेस। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, रॉन्ग है ये। डायरेक्ट क्या थी लाइन? स्पोरोफाइट इन मॉजेस इज मोर एलाबोरेट देन लीवरवर्ट्स थी। ये तो गया है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोशियस, रॉन्ग। पाइनस इज मोनोशियस, मार्केंशिया इज डायोशियस लेना था। So how many statements are correct here? 3 statements are correct. A, B, C are correct. क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 टिक करो भाई, बुक में नीटनेस के मार्क्स हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 7, mosses and lichens are the first organism to colonize barren rocks. mosses और क्या है? lichens, pioneer species. In other words, they are pioneer species because they are growing on barren rocks. बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। लेकिन ये डायरेक्ट लाइन तो नहीं बोल सकता मैं एनसीईआरटी की, 2 अलग अलग चैप्टर में। when you read ecosystem chapter you will get lichens are the first members growing on barren rocks, and if you read bryophyta topic, mosses grow on the barren rocks। दोनों अलग अलग चैप्टर से लाइन मिला के दे दिए हैं, सही है स्टेटमेंट ये। नेक्स्ट, Selaginella is homosporous pteridophyte, wrong। Selaginella is not homosporous, it is heterosporous। बी स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। देखिए थर्ड स्टेटमेंट, कोरोलाइड रूट इन साइकास हैज वैम। व्हाट इज वैम? वैम का फुल फॉर्म होता है वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइकोरहिजा। जो नहीं जानते वो बच्चे लिख लेना चाहिए,
वेजिकुलर अर्बस्कुलर माइकोरहिजा, इट इज एंडोमाइकोरहिजा, it is endomycorrhiza. VAM is nothing but endomycorrhiza, and mycorrhiza is symbiotic association seen in case of Pinus, not in Cycas. Cycas में कौन से रूट, Cycas में कौन से रूट हैं, कोरोलॉइड रूट्स, एंड कोरोलॉइड रूट्स आर हैविंग symbiotic association with blue green algae, not mycorrhiza. तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होने वाला है. बी भी रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया. देखिए फोर्थ स्टेटमेंट है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रियोफाइट इज गैमेटोफाइटिक वेयर एज इन टेरोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक. सिंपल है, अप टू ब्रियोफाइटा मेन प्लांट बॉडी कुछ भी पूछेंगे गैमेटोफाइटी बोलना, अप टू ब्रियोफाइटा. और ब्रियोफाइट के बाद अगर आपको पूछेंगे, कुछ का भी पूछेंगे, टेरिडोफाइट का पूछेंगे, जिम्नोस्पर्म का पूछेंगे, एंजियोस्पर्म का पूछेंगे, नेफ्रोलैपिस का पूछेंगे, सिल्लोटम का पूछेंगे, साइकास का पूछेंगे, कुछ भी एग्जांपल देके भी कंफ्यूज कर सकते हैं. उन सब का क्या बोलना, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी. मेन प्लांट बॉडी इन ब्रियोफाइट इज गैमेटोफाइटिक, बिल्कुल सही है ये. डी स्टेटमेंट राइट. तो यहां पे बी और सी रॉन्ग हो गए. और बताइए, ई स्टेटमेंट भी है. व्हाट अबाउट ई स्टेटमेंट, राइट और रॉन्ग? ई स्टेटमेंट क्या दिया है देखिए, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरांजिया. मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन्स, they are present in microsporangium, sporangia, microsporangium. Sporangia are two type, microsporangia, megasporangia. Female gametophyte is nothing but embryo sac present in megasporangia. E statement is also right. तो यहां पे रॉन्ग हो गए, बी और सी स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं. देखिए नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए. क्वेश्चन नंबर 20, select the correct statement. Horse tails are हॉर्स. अच्छा यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है. देखो एक बार क्या आया था क्वेश्चन मालूम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरा बोल रहा हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट बोल के पूछा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, तो बहुत सारे बच्चे इनकरेक्ट ढूंढ के आए. अभी उतना तो कंफ्यूजिंग नहीं है इधर, मैं बोल रहा हूं जनरली अलर्ट कर रहा हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट. नॉट इनकरेक्ट मतलब आप करेक्ट ढूंढ के आएंगे. ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी हो सकता है. नॉट इनकरेक्ट आया सो है क्वेश्चन ऐसा, परेशान हो गए सब लोग. नॉट इनकरेक्ट, सिर्फ इनकरेक्ट दिखा. पहले तो इनकरेक्ट दिखता नहीं, उस दिन एग्जाम में दिखा इनकरेक्ट, इनकरेक्ट दिखा और उसके सामने नॉट नहीं दिखा, मुश्किल हो गई. हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, रॉन्ग. हॉर्स टेल्स क्या आना चाहिए, टेरिडोफाइट आना चाहिए. इक्विजिटम, इक्विजिटम के कैरेक्टर्स बोलो, डायग्राम याद है. इक्विजिटम इज हैविंग rhizome, underground stem, and then a long branch, and several branches are there, nodes are there, internodes are there, and then one strobilus cone. horse tail gymnosperm बोलना गलत है. Selaginella is heterosporous, सही है ना. Selaginella is heterosporous, while Salvinia is homosporous. रॉन्ग है. सैल्विनिया भी क्या आना चाहिए, हेटेरोस्पोरस. अच्छा
सैल्विया होमोस्पोरस है हेटेरोस्पोरस है? सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, मालूम है। सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, ठीक है। सैल्विया क्या है? ये भी हेटेरोस्पोरस ही है। नहीं लिखेगा बुक में, नहीं लिखेगा वो। अंडरस्टूड है। सैल्विया एक एंजियोस्पर्म है, और एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े थे। दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर की तैयारी, मेगास्पोरोजेनेसिस मेगास्पोर की तैयारी। मतलब सारे एंजियोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं। जिम्नोस्पर्म से ही शुरुआत हो गई थी। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ऑल एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, and some of the pteridophytes are heterosporous. सैल्विया हेटेरोस्पोरस ही होगा, नो डाउट। अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे ना, सैल्विनिया भी दिया, सैल्विबिया दिया, दोनों में हेटेरोस्पोरस कौन सा है? तो बच्चे बोलेंगे सैल्विनिया है, बुक में लिखा है। सैल्विया भी हेटेरोस्पोरस होता है, डोंट कंफ्यूज, मिस्टेक करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं एग्जामिनर। सैल्विया हेटेरोस्पोरस है क्योंकि एंजियोस्पर्म है। साइकास क्या है? हेटेरोस्पोरस है। ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है? ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, राइट है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय ओवरी वॉल, बिल्कुल सही है, बिकॉज द ओव्यूल्स आर नेकेड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच इन बोथ साइकास। साइकास तक तो ठीक था। सेड्रस दिया है, देखो कितना मुश्किल कर दिया है। साइकास इज अनब्रांच, लेकिन सेड्रस में ब्रांच। पाइनस एंड सेड्रस हैव ब्रांच स्टेम। तो बस हमें ये मालूम हुआ कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। क्वेश्चंस आर गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली एनसीईआरटी। सिर्फ एनसी कुछ बच्चे समझते हैं एनसीईआरटी हम मगअप कर लिए तो शायद हमको पूरे 360 आते हैं। नहीं आते, वो भी नहीं आते। हाँ, मगअप कर लिए तो अराउंड 270 टू 280 आ सकते हैं। मगअप नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, समझ के भी पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन समझ के बाद ही आते हैं क्वेश्चन करने के लिए। जैसे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन थे, समझ के ही करना था। पूरी होशियारी के साथ एलिमिनेशन करना है। क्वेश्चंस क्या पूछा है, करेक्ट, इनकरेक्ट और नॉट इनकरेक्ट, ये सब क्वेश्चन देखना है। ओके, हाँ, सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी एक देख लो। मोनोशियस प्लांट ऑफ कैरा शोज ऑकरेंस। ओके, ये क्वेश्चन जो है कैरा के बारे में आया है। कैरा का डायग्राम आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सेकेंड ईयर की बुक में है। कैरा बता देता हूं मैं। कैरा में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। कैरा इज हैविंग डायग्राम लाइक दिस। कैरा इज हैविंग अपर एंड आर्किगोनियम और ऊगोनियम। ऊगोनियम, आर्किगोनियम नहीं। अलगे में आर्किगोनियम नहीं है, ठीक है। ए फॉर अलगे, ए फॉर एंजियोस्पर्म, ए फॉर आर्किगोनियम एब्सेंट। ऊगोनियम रहता है कैरा में, अपर ऊगोनियम और नीचे एंथ्रीडियम। अच्छा, एंथ्रीडियम होता है। जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम होता है, एंथ्रीडियम नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, एंथ्रीडियम नहीं है, आर्किगोनियम है जिम्नो में। एंजियो में दोनों नहीं है, एंथ्रीडियम भी नहीं है, आर्किगोनियम भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका फंक्शन कौन ले लिए? स्टेमेन, कार्पेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंटिन्यू करेंगे मॉर्फ दिस बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। विल स्टॉप हियर, थैंक यू। और पोर्शन तो क्लियर है ना सबको? कुछ पूछना है पोर्शन से रिलेटेड? हाँ, बॉडी फ्लूइड्स जितना पढ़ाया गया है पूरा है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। ओके, थैंक यू।